Hello everyone. So today in this lecture we will start with the pardoning powers of the president. In this lecture I will open up two articles, Article 72 for the president and Article 161 for the governor. Constitution दोनों को president plus governor दोनों को pardoning powers देता है. So let's begin with it. Pardoning powers. Pardoning powers of president. सो क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन को कि मान लो अगर कोई कन्विक्ट है, किसने कोई क्राइम किया, ये कोई क्रिमिनल है, इसने कोई क्राइम किया, ये फिर उस पर प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, वो बंदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, उसके बाद हायर अपील के लिए हाई कोर्ट गया, देन सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इस बंदे को सज़ा हो गई. उसके बाद भी एक लास्ट ऑप्शन जो बचता है, अगर कोई बहुत हार्श पनिशमेंट दे दी गई है या जैसे कि बेसिकली मोस्टली जो है ऐसे अगर कोई कन्विक्ट है वो हार्श जो पनिशमेंट होती है उसी केसेस में प्रेसिडेंट के पास जाते हैं. फॉर एग्जांपल इसको जो है कोर्ट ने दे दिया डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजमेंट सो ऐसे केसेस में दे हैव ऑप्शन टू गो टू द प्रेसिडेंट. ये कोई राइट नहीं है कि मतलब किसी को 2 साल की सज़ा होगी तो वो भी प्रेसिडेंट के पास पहुंच गए. नहीं, कुछ जुडिशरी के द्वारा अगर कोई हार्श पनिशमेंट दे दी गई है या कोई जुडिशियल एरर हो गया है, उन केसेस में द कन्विक्ट कैन प्रोसीड टू द प्रेसिडेंट. ओके, सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली पावर ऑफ डिवीजन दिया गया है. देर आर एग्जीक्यूटिव्स, देर आर लेजिस्लेटिव्स एंड देर इज जुडिशरी. तो चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए हर लेवल पे हर वर्टिकल कॉलम में कॉन्स्टिट्यूशन ने चेक एंड बैलेंस बनाया हुआ है टू चेक ऑन द पावर्स ऑफ ईच अदर. तो ऐसे ही अगर जुडिशरी हार्श हो जाती है, फिर कुछ ऐसे निर्णय ले लेती है जो नहीं लेने चाहिए थे, या कोई ऐसी सज़ा किसी कन्विक्ट को दे दी जाए, तो उस केस में चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए एक प्रोविज़न जो है दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161, जहाँ पे जो कन्विक्ट है ही कैन मूव टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, ताकि वो अपनी जो है जो सज़ा मिली है उसको कम करा सके, या उसमें जो भी चेंजेस अगर प्रेसिडेंट कर सकते हैं उसको चाहे तो माफ़ कर दे, सज़ा को कम कर दे, XYZ जो भी ही कैन डू वो हम ओपन अप करेंगे जस्ट अभी कि क्या क्या पार्डनिंग पावर्स प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास है. उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देना चाहता हूँ, सो यू कैन राइट इट डाउन. साथ साथ अपने नोट्स में नोट डाउन करते चलिएगा ताकि एंड में आपके पास रिवाइज करने के लिए मैं प्रॉपर मटेरियल हो. तो फैक्ट्स यू कैन राइट इट डाउन. प्रेसिडेंट हैज़ पार्डनिंग पावर्स अंडर आर्टिकल 72. यू कैन राइट दिस पॉइंट डाउन, मैंने ऊपर भी मेंशन किया है. प्रेसिडेंट हैज़ पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72. द गवर्नर हैज़ पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 161. And both exercise their power independent of each other. Both will exercise their power independent of each other. It means कि अगर कोई कन्विक्ट गवर्नर के पास जाता है अपनी मर्सी पिटिशन लेकर के, मर्सी पिटिशन बेसिकली जब उसको डेथ सेंटेंस अवॉर्ड कर दिया गया हो तब अगर कोई पिटिशन ले जाता है तो उसको मर्सी पिटिशन बोलते हैं. तो अगर कोई कन्विक्ट गवर्नर के पास गया, सो ही कांट प्रोसीड दिस पिटिशन टू द प्रेसिडेंट. ये नहीं, इसमें प्रेसिडेंट से इनका गवर्नर का कोई कांटेक्ट नहीं है इस केस में. सो यहाँ पर उनको इंडिपेंडेंटली एक्ट करना है. ही डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेसिडेंट ओवर हियर. सो यहाँ पे दोनों एक दूसरे से एकदम इंडिपेंडेंट होकर एक्ट करते हैं, और प्रेसिडेंट यहाँ पर एक्ट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और गवर्नर विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ CM प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो दोनों का जो वर्क है वो एकदम इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे से. सो यू कैन राइट दिस पॉइंट डाउन. पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 2. बोथ एक्सरसाइज देयर पावर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नोट इट डाउन. बोथ एक्सरसाइज देयर पावर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. राइट. पॉइंट नंबर 3.
These powers have been assigned to the president and the governor in order to, point number one, these powers have been assigned to the president and the governor in order to, point number one, that is correct any judicial error, to correct any judicial error, to correct any judicial error, point number two, offer relief from sentence that president and the governor regards as unduly harsh. Okay, that president and governor regards as unduly harsh. unduly harsh का अगर हिंदी अनुवाद करें तो क्या होगा? अनावश्यक रूप से कठोर। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अभी ऊपर हमने इस बारे में डिस्कशन भी किया था कि जुडिशरी के ऊपर चेक एंड बैलेंस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट और गवर्नर को ये पावर दी है, ये पार्डनिंग पावर्स दी गई है। सो टू करेक्ट एनी जुडिशियल एरर, अंडरलाइन दिस वर्ड। तो अगर कोई जुडिशरी के द्वारा कोई एरर हो जाए गलती से, मतलब प्रॉपर फैक्ट्स ना देख करके या फिर कुछ अनड्यूली हार्श किसी को मतलब सेंटेंस अवॉर्ड कर दी जाए, तो उस केस में सिर्फ दो ही लोगों के पास कंट्री के अंदर पावर्स है, पार्डनिंग पावर्स है, जहाँ पे वो सेंटेंस को रिड्यूस कर सकते हैं या फ्री कर सकते हैं या XYZ अदर जो पार्डनिंग पावर्स हैं उनका इस्तेमाल करके उसकी जो है सेंटेंस को कम किया जा सकता है। तो अब हम पहले वही देख लेते हैं कि कौन कौन सी पावर्स पार्डनिंग पावर्स के अंदर कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग 5 पावर्स, वो कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। दी पार्डनिंग powers comprises of following 5 powers। पार्डनिंग पावर्स के अंदर कौन कौन सी पावर्स आती है जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर यूज़ कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161। मैं मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पर। अब नंबर 1, पार्डन। पार्डन ब्रैकेट क्षमा करना। सो यू कैन राइट इट डाउन फर्स्ट। मैं डिक्टेट कर देता हूँ। अंडर पार्डन द convict is completely absolved। The convict is completely absolved from the sentence and thereby can live freely like any other citizen। ठीक है, अगर पार्डनिंग पावर के अंडर प्रेसिडेंट यूज़ करते हैं अपनी पार्डन की पावर को, इसमें क्या है, अगर कोई भी सेंटेंस दिया गया है, कन्विक्ट को कोई भी सेंटेंस दिया गया है, फॉर एग्जांपल 20 साल की जेल हो गई है, वो पार्डनिंग पावर को यूज़ करके किस कन्विक्ट को फ्री कर सकते हैं। तो उसको कोई भी किसी भी तरह की इम्प्रिजनमेंट को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही कैन बी सेट फ्री। कंप्लीट एब्सोल्व का मतलब होता है डिक्लेयर फ्री फ्रॉम पनिशमेंट। डिक्लेयर फ्री फ्रॉम पनिशमेंट। मैं रिपीट कर देता हूँ पार्डन वाले जो है, अंडर पार्डन द कन्विक्ट इज कम्प्लीटली एब्सोल्व्ड फ्रॉम द सेंटेंस एंड देयरबाय कैन लिव फ्रीली लाइक एनी अदर सिटीजन। मूविंग हेड, पॉइंट नंबर 2। The next power is the power of reprieve। That is Dand Viram। Reprieve stays the execution of sentence, especially death, for a temporary period. Its purpose is to enable the convict to have time to seek pardon or commutation from the president। इसमें क्या होता है, अगर कोई कन्विक्ट है, ये इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द डेथ। रेप्राइव इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द डेथ सेंटेंसेस। मान लो इसको सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट को डेथ सेंटेंस दे दिया, तो उसको अगर मतलब
कुछ समय चाहिए, ही नीड सम टाइम, ताकि कन्विक्ट जो है वो पार्डन ले सके फ्रॉम द प्रेसिडेंट। तो उस केसेस में रेप्राइव पावर का यूज़ होता है। रेप्राइव स्टेज द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। तो जो एग्जीक्यूशन है, मान लो उसको डेथ सेंटेंस हुआ था, अवॉर्ड हुआ था, तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा अभी, एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, अभी नहीं दिया जाएगा। जो है डेथ सेंटेंसेस को मिला है, उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा अभी, उस पर स्टे लग जाएगी कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए। तो ताकि जो है कन्विक्ट को कुछ टाइम मिल जाए एंड वो जो है अपील कर सके प्रेसिडेंट से या गवर्नर से। ओके, सो यू कैन राइट इट डाउन। Deprive stays the execution of sentence, in bracket right, especially death for a temporary period, full stop. Its purpose is to enable the convict to have time to seek pardon or commutation from the president. Next power is respite. Respite, that is राहत। आपको से हिंदी वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह की इसमें प्रोविजंस है। अंडर रेस्पाइट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर अवॉर्ड्स अ लेसर सेंटेंस। व्हाट दे कैन डू, दे कैन अवॉर्ड लेसर सेंटेंस। फॉर एग्जांपल मान लो किसी को 20 साल की सज़ा हुई है, 20 साल की जेल हुई है, तो यूजिंग रेस्पाइट प्रेसिडेंट और गवर्नर कैन कन्वर्ट इट इनटू 10 years ऑफ जेल। ओके, अंडर रेस्पाइट द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नर अवॉर्ड्स अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ द वन ओरिजिनली अवॉर्डेड। जो ओरिजिनली सेंटेंस अवॉर्ड हुआ था किसी भी कन्विक्ट को, उसको प्रेसिडेंट और गवर्नर लेसर सेंटेंस में कन्वर्ट करने की ताकत रखते हैं यूजिंग दिस पावर ऑफ रेस्पाइट। एंड उसमें मतलब ऐसे क्या रीजंस हुए कि या क्या ऐसी कंडीशंस होगी, मोस्टली इन द केस जैसे कि कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो गया कन्विक्ट को, या कोई महिला है वो प्रेग्नेंट है, इन दैट केसेस दे कैन अफोर्ड द लेसर सेंटेंस। सो राइट दिस डाउन। अंडर रेस्पाइट the president or the governor awards a lesser sentence in place of the one originally awarded due to some special fact such as physical disability of the convict or pregnancy of a woman offender. Moving at the fourth, that is remission. छूट। It implies reducing the duration of sentence without altering the character. जो है मान लो अगर किसी को जो है जेल हुई है, यही ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, किसी को जेल हुई है 20 साल की, तो इसको कन्वर्जन हो 10 years में कर सकते हैं। तो जो कैरेक्टर है जो है इसका सज़ा का जो कैरेक्टर है वो सेम ही रहने वाला है। तो जो 20 years ऑफ रिग्रेस पनिशमेंट है that can be remitted to 10 years imprisonment. Okay, you can write it down. मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, एक बार मैं लिख देता हूँ आपके साथ। It implies reducing the duration of sentence without altering the character of the punishment. यहाँ पे कैरेक्टर वर्ड का क्या मतलब है? कैरेक्टर मीन्स हियर नेचर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। नेचर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जैसे अगर किसी को जेल हुई है तो जेल कैन बी स्ट्रिक्ट या सिंपल और रिगरस। सिंपल अगर इम्प्रिजनमेंट होती है तो मतलब वहाँ पे जो है कन्विक्ट जेल के अंदर कंपाउंड में घूम सकता है, ही कैन डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, वो अपने रिलेटिव्स फैमिली फ्रेंड से मिल सकता है। तो इस तरह की नेचर होता है वहाँ पे पनिशमेंट का। रिग्रेस में क्या होगा, ही विल बी लॉक्ड इन टू अ सेल, वो
अपनी फैमिली से उतना ऑफन नहीं बात कर सकते, नहीं मिल सकते। तो जो यहाँ पर बात हो रही है, इट इम्प्लाइज रेड्यूसिंग द कैरेक्टर ऑफ सेंटेंस विदाउट ऑल्टरिंग द कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब है यहाँ पे नेचर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो अगर किसी को 20 साल की रिग्रेस जेल हुई है तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 10 ईयर्स ऑफ रिग्रेस जेल ओनली। ऐसा नहीं है कि 20 साल की रिग्रेस जेल हुई है तो आपने उसको 5 ईयर्स ऑफ सिंपल जेल में कन्वर्ट कर दिया, नहीं। तो नेचर ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो सेम रहने वाला है। ओके, सो मूविंग अहेड विद द फिफ्थ वन, दैट इज कम्यूटेशन, that is to swap. It implies substitution of one form of punishment to a lighter form. Okay, मैं लिख देता हूँ. It implies substitution of one form of punishment to a lighter form. एग्जाम्पल के तौर पे किसी को डेथ सेंटेंस हुआ, मिल गया, डेथ सेंटेंस कैन बी कम्यूटेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट विच इन टर्न मे बी कम्यूटेड टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, सो सब्सटीट्यूशन हो रहा है पनिशमेंट का यहाँ पर, कि कोई कन्विक्ट था, डेथ सेंटेंस मिला, तो ये डेथ सेंटेंस कैन बी कम्यूटेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। Okay, so these are the 5 pardoning powers which are enjoyed by the president and the governor. तो अब होता क्या है कि मान लो कोई कन्विक्ट है, कन्विक्ट ए है, उन्होंने मर्सी पिटिशन डाली प्रेसिडेंट के पास। तो इस केस में क्या होगा, ये फाइल प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाएगी। देन ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, MHA, they will check the facts of the case during any pardoning case comes to the president. अगर कोई भी pardoning case प्रेसिडेंट के पास आता है तो सारे फैक्ट्स उस केस के खंगालने, उसके बारे में जांच करनी कि ये डेथ सेंटेंस मिला है तो किस बिहाफ पे मिला है, क्या क्या फैक्ट्स थे उस टाइम पे, फ़िलहाल कंडीशन कैसी है, उन सब को दे विल चेक आउट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, नाउ मूविंग अहेड, राइट डाउन सम मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इफ़ अ मल्टी पिटिशन हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, अगर कोई कन्विक्ट है, इन्होंने प्रेसिडेंट को मर्सी पिटिशन डाली और प्रेसिडेंट ने वो कर दी रिजेक्ट, तो स्टे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फाइलिंग अनदर पिटिशन, सो ही कैन नॉट फाइल अनदर पिटिशन एंड गेट अ स्टे। नहीं, एग्जीक्यूशन पे स्टे नहीं लगेगी। फिर अगर प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटिशन गई, प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर दी, उस केस में ये दोबारा से मर्सी पिटिशन डाल करके दे कांट स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द पनिशमेंट। Okay, write this down as a point number 1. If a mercy petition has been rejected by the president, then stay cannot be obtained by filing another petition. This is point number 1. Moving ahead with the point number 2. The president or the governor does not sit as a court of appeal. The president or the governor does not sit as court of appeal. इट मीन्स कि अगर कोई कन्विक्ट है या किसी पे कोई केस चल रहा है, देन ये यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, यहाँ से फिर हायर अपील के लिए हाई कोर्ट में गए, देन सुप्रीम कोर्ट में गए, तो ये कोई राइट नहीं है किसी उस कन्विक्ट के पास कि वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। फिर प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ कोर्ट ऑफ अपील, या प्रेसिडेंट गवर्नर दोनों ही, कि मतलब किसी को 2 साल की सज़ा हुई तो वो पहुँच गए प्रेसिडेंट के पास। जैसे एक ये चेन है ना जुडिशरी की, जो जुडिशल चेन है, उस तरह से प्रेसिडेंट इज़ नॉट एन कोर्ट ऑफ अपील कि वो यहाँ से अब सुप्रीम कोर्ट से कुछ सज़ा मिल गई तो ही विल मूव टू द प्रेसिडेंट। नहीं, वो बहुत हार्श कंडीशंस में ऐसा होता है कि अगर किसी को डेथ सेंटेंस दे दी गई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई है, कोई जुडिशियल एरर हो गया, फिर कोई भी ऐसा रीज़न बनता है, उन स्पेशल केसेस में द पर्सन अपील टू द प्रेसिडेंट।
Okay, so you can write the second point. Moving ahead with third point. The president or the governor, the president or the governor is not bound to give reasons to the convict for the order. Is not bound to give the is not bound to give reasons to convict for the order. अगर इस बंदे ने प्रेसिडेंट को मर्सी पिटिशन डाली, उस पर जो भी ऑर्डर आता है सो उसके लिए जवाबदेही नहीं करनी होगी प्रेसिडेंट को इस कन्विक्ट के सामने कि यार ये रीज़न था इसलिए हमने ये ऑर्डर निकाला इस तरीके से. द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इज़ नॉट बाउंड टू गिव रीजंस टू कन्विक्ट फॉर द ऑर्डर. फोर्थ, द कन्विक्ट डज नॉट हैव द राइट टू एन ओरल हियरिंग विद द प्रेसिडेंट. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहसबाजी चलेगी कि भाई ये यहाँ पर जो है कन्विक्ट प्रेसिडेंट ऑफिस में पहुँच गए एंड वो अपनी दलील रख ले कि मैंने सर ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, या अपने लॉयर को लेके पहुँच गए. नहीं, द कन्विक्ट डज नॉट हैव द राइट टू एन ओरल हियरिंग विद द प्रेसिडेंट. बस आपने मर्सी पिटिशन डाली, वो मर्सी पिटिशन प्रेसिडेंट के पास पहुँच जाएगी. उनको उस पर अपने मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स विल चेक द फैक्ट्स, जो भी ऑर्डर देना होगा ही विल गिव द ऑर्डर. So write the fourth point. The convict does not have the right to an oral hearing with the president. No oral hearing. No oral hearing. Okay. The convict does not have the right to an oral hearing with the president. Moving ahead with point number 5. The Supreme Court has ruled that there is no need to lay down the special guidelines for the exercise of the powers by the president or the governors. So कोई special guidelines नहीं होनी चाहिए. मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आई थी that there is no need to lay down any special guidelines for the exercise of the powers by the president or the governor, so they can work on the advice of council of ministers. You can write this point. The Supreme Court has ruled that there is no need to lay down the special guidelines for the exercise of the powers by the president or the governor. Point number 6. The Supreme Court has ruled that inordinate delay in disposition of the mercy petition of a convict serving death sentence has a valid ground for commutation of the sentence to life imprisonment. सुप्रीम कोर्ट अपने एक केस की रूलिंग में कहते हैं कि मान लो कोई एक कन्विक्ट है, उन्होंने मर्सी पिटिशन डाली प्रेसिडेंट के पास. अब प्रेसिडेंट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, वो प्रेसिडेंट ऑफिस में पड़ी हुई है और समय बीतता जा रहा है. तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो उस केस में जो कन्विक्ट है ही हैज़ अ वैलिड ग्राउंड फॉर कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. ऐसे केस में ही हैज़ अ वैलिड ग्राउंड फॉर द कम्यूटेशन मीन्स स्वैप ऑफ द सेंटेंस, तो कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. तो अगर डेथ क्या जो है पनिशमेंट मिलती है किसी को, अगर या डेथ पेनल्टी अवॉर्ड होती है और ऐसा कोई केस बनता है जहाँ पर उन्होंने मर्सी पिटिशन डाली और प्रेसिडेंट जो है उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो ही इज़ अ वैलिड ग्राउंड की उनकी जो डेथ पेनल्टी है वो कन्वर्ट कर दी जाए लाइफ इम्प्रिजनमेंट में. ऐसा हुआ भी है बहुत केसेस में, मतलब जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही जो है एक कन्विक्ट को डेथ पेनल्टी दी एंड देन दिस पर्सन हैज़ मूव्ड टू द प्रेसिडेंट फॉर द मर्सी पिटिशन. प्रेसिडेंट ने कोई एक्शन ही नहीं लिया उस पर. तो उस केस में फिर जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं ये कन्विक्ट की प्रेसिडेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द मर्सी पिटिशन ऑफ माइन, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही डेथ पेनल्टी को जो है कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया था. Okay, so these are all the important facts regarding the pardoning powers of the president and the governor. So that's all for the pardoning powers. Thank you.